फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 3, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसमें आपको प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन और एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है। तो हाइब्रिडोमा जो वर्ड है आपके लिए नया नया वर्ड है, तो इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा पूरा कवर करने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि नोट्स के रिगार्डिंग। नोट्स जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे जो नोट्स है उसका पीडीएफ जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा जो वर्ड है ये आपके लिए नया नया वर्ड है। ठीक है, आई होप शायद ही आपने ये इससे पहले इस सेम से पहले आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक से पता होना चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो देखो, आपको पता है कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन आप कुछ भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई टॉक्सिन्स, एनीथिंग, कुछ भी, एक तरह से फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीजन है, जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही होता है। ठीक है, आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं, अब एंटीबॉडीज कैसे बनती है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंटीजन है, कोई भी एंटीजन हो सकता है। ठीक है, तो इस एंटीजन के ऊपर क्या होती है, एपिटोप्स होती है। क्या होती है, एपिटोप्स। ये एंटी, जैसे ऑरेंज, ये ब्राउन, ये रेड में, ब्लैक में दिखाया ना आपको, इट मीन्स ये एपिटोप्स है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने एपिटोप्स आपको शो करने के लिए बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब एपिटोप्स क्या होता है, एक तरह से एंटीजन डिटर्मिनेशन होता है। ये डिसाइड करती है कि एंटीजन का नेचर क्या है। ठीक है, तो एपिटोप्स क्या होता है, एक तरह से एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, और ये डिसाइड करती हैं क्या, एंटीजन का नेचर। ठीक है, अब देखो जितनी एंटीजन, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटीजन आपके पास, इस एंटीजन के ऊपर मान लो 4 तरह के एपिटोप्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे 3 शो किए, लेकिन मान लो 4 तरह के एपिटोप्स है जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एपिटोप्स है, अब जितने एपिटोप्स हैं उतनी ही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाएगी। ठीक है, अब देखो मान लो इस एंटीजन के ऊपर 4 क्या है, एपिटोप्स हैं। अब इतनी जितने एपिटोप्स हैं उतनी ही एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे बी, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा, जो एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स से फर्दर क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी, देन उसके बाद क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनती हैं। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, बी लिम्फोसाइट्स के बाद प्लाज्मा सेल बनती है, इसको क्लोन्स बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है। ऐसे ही होता है। अब मान लो जो ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या हो गया, एंटीजन आ गया। ठीक है, अब इस बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई। अभी प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी। अब देखो मान लो एंटीजन के पास मान लो 4 एपिटोप्स थे, अब 4 ही क्या बनी, एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, अब जितनी एपिटोप्स थे उतनी एंटीबॉडी बनी। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली क्लोनल एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इसको हम मल्टी क्लोनल एंटीबॉडीज भी बोल देते हैं क्योंकि मल्टीपल है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज कैसे बने, आपको पता चल गया कि जितने एक एंटीजन के ऊपर फॉर एग्जांपल मान लो 4 तरह के या 5 तरह के एपिटोप्स हैं, अब इतनी एपिटोप्स की क्या होंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। जैसे इसकी डिफरेंट बनेगी एंटीबॉडीज, इसकी डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती है, इसकी डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बनती है। तो यहाँ इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी क्लोनल एंटीबॉडीज। अब हमें क्या करना है, अब जो मल्टी क्लोनल, जो इसका मैं लिखा भी हुआ है कि जो आपके पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जनरेट बाय मल्टीपल क्लोन्स, यानी प्लाज्मा सेल से जनरेट होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो एंटीजन, आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये जो ये एपिटोप्स जो है, ये एपिटोप्स इस एंटीबॉडी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आगे ये एंटीबॉडी जो है अटैच होगी। ठीक है, अब देखो आपने एक टर्म यहाँ पे देखी है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इसके अलावा एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आपको इजी समझ आ जाएगा क्योंकि आपने अभी पॉली समझ लिया। अब हम मोनो की बात देखते हैं कि मोनो होता क्या है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो मल्टीपल यानी एक तरह से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बन रही थी हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बोलूँ कि अगर हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज ना बनाकर अगर हम एक ही तरह के एंटीबॉडीज बनवाते हैं तो क्या होगा। देखो अब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि आपको मैंने 5-6 काम दे दिए इकट्ठे, कि मैंने आपको बोला कि आप
फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट बनानी है और एक आपने जो मतलब एक टीचर ने क्या किया, आपको 5 ही टीचर थे आपके और उन्होंने सबने आपको क्या किया, असाइनमेंट एक साथ लगातार दे दिया आपको असाइनमेंट, ठीक है। 5 असाइनमेंट जो आपको लगातार सबने दे दी, ठीक है। तो अब आपको आपके पास क्या है कि 5-6 जो आपके पास जो 5 असाइनमेंट जो आपको एक मतलब साथ आपको बना के देनी है, ठीक है। अगर आप क्या अब आप क्या होगे कि परेशान होगे कि मैम कि मैं 5-6 असाइनमेंट इकट्ठे नहीं बना पाऊंगा। आप एक काम करो, पहले क्या करो, मुझे कोई एक असाइनमेंट दे दो, मैं पहले उसके ऊपर अच्छे से काम करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस एक असाइनमेंट को अच्छे से बनाया और मतलब एक तरह से आपने उसको अपना 100% दिया, ठीक है। आपने हर एक टॉपिक उसमें कवर किया, अच्छे से बनाया उसको, देन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया। तो यानी जब आपने एक सिंगल काम कर रहे थे, आप एक सिंगल असाइनमेंट जब बना रहे थे तो आपने उसको 100% दिया, ठीक है। अगर ये मैं आपको बोलती कि अब आपको 5 की 5 असाइनमेंट इकट्ठे बनानी है तो आपके ऊपर एक बर्डन होता, आप जल्दी जल्दी क्या करते उस असाइनमेंट को बनाते और आपको ये नहीं पता कि कैसे असाइनमेंट बना रहे हो, कितनी गंदी राइटिंग है या कुछ भी है, मतलब उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से बेकार हो जाएगा, आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो अगर मैं आपको सिंगल काम दूँ तो आप अच्छे से वो कर लोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, हम ये इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं। अगर एक एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज बनाती है तो वो क्या होता है, कंफ्यूज एक तरह से हो जाती है, आप बोल सकते हो, या कंफ्यूज नहीं अच्छा वर्ड है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगी इस एंटीजन को किल करने के लिए। तो हम ये करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की एंटीबॉडी जो है वो बनवाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कर रहे थे, पहले वाली भी हमने अगर जो देखा है तो हमने क्या करे, 4 तरह की एंटीबॉडीज बनवा रहे थे, ठीक है। अभी 4 तरह की एंटीबॉडीज हम बनवा रहे थे, ठीक है। यानी जितने मान लो 4 एपिटोप्स थे तो 4 एंटीबॉडीज बन रही थी यहाँ पे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ एक ही स्पेसिफिक, ये मान लो ये पहली वाली जो है इसको बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम एक बनवाने का क्या रीज़न है, ताकि हम अपने जो काम है उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। अभी ये एक अच्छे से काम आराम से कर सकता है और अपने जो 100% देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, इस एक एंटीबॉडीज को बनवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपकी पैटेड डिशेस में हमने क्या किया, एंटीबॉडीज को बनवाना शुरू कर दिया। अब जैसे हमने क्या किया, किसी भी तरह से इन तीनों को यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक इसी को यहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब देखो हमें कैसे जनरेट करेंगे इसको, यहाँ पे एंटीजन लिया और हमने इसको मतलब तरह से इनिबिट कर दिया किसी भी तरह से, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही तरह की एंटीबॉडीज बनवाई, ठीक है। अभी एक देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही एपिटोप के लिए काफी सारी मल्टीपल जो है आपके पास एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एपिटोप रखा, तो अब हम क्या टर्म देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है अब आपके पास फॉर्म हो गई, ठीक है। देखो अब आपने यहाँ से 2 टर्म्स सीखी, एक होता है पॉलीक्लोनल और दूसरा होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपके पास जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो एंटीबॉडी जो होती है ना, एक लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, वैसे सबका डिफर होता है, ठीक है। लेकिन इनका मतलब अगर हम क्या करते हैं, अब देखो मान लो कि आपने इतनी सारी एंटीबॉडीज बना ली, लेकिन मान लो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि आपकी जो एंटीबॉडीज है वो सारी डिग्रेड हो गई, एक तरह से खत्म हो गई। तो अब आपके साथ जो आपने जो सारा काम किया तो सारा क्या हो गया, एक तरह से खराब हो गया, क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की थी, एंटीबॉडीज बनाई थी मोनोक्लोनल, तो आपको सारा खत्म हो गई। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम यहाँ पे रोकने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं। अब जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसको ये कैसा काम करती है, अब देखो आपने ये जो एक तरह की एंटीबॉडीज बनवाई थी, हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज यानी प्लाज्मा सेल से बने, तो मैं इसको प्लाज्मा सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से जो एंटीबॉडीज है ये मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब हाइब्रिडोमा मीन्स क्या होता है, हाइब्रिड आपको पता है क्या होता है, ओमा मीन्स क्या होता है, ट्यूमर, कैंसर सेल जिसको हम बोलते हैं माइलोमा। आपने माइलोमा सुना होगा, जैसे माइलोमा जो है ये आपका कैंसर सेल्स होते हैं ना, ठीक है। तो ओमा एक तरह से नहीं, कैंसर सेल हम यहाँ पे लेते हैं, तो आपको ट्यूमर सेल हमने लिया और आपको जो ये एंटीबॉडी जो हमने बनाई थी वो ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो अब देखो प्लाज्मा सेल से क्या बनते हैं, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती है ना, तो हमने प्लाज्मा सेल को यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं किसके साथ, ट्यूमर सेल के साथ, ये फर्दर आपके एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इस तरह से इन दोनों सेल्स को फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, हाइब्रिडोमा सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने ये टेक्निक क्यों की, क्योंकि हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट्स थी यानी प्लाज्मा सेल्स जो थी, इनका लाइफ स्पेन लिमिटेड था, तो हमने इसको लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्यूमर सेल्स को इसको फ्यूज कर दिया। अब ट्यूमर सेल्स क्या होता है, आपको पता है कि ट्यूमर सेल्स बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, तभी तो इतना कैंसर से भयानक होता है वो। तो यहाँ पे इन कैंसर सेल्स को हमने क्या किया, इस प्लाज्मा सेल के साथ फ्यूज कर दिया। अब इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पेन जो आप बोल सकते हो, वो बढ़ चुका है। अब जितनी मर्जी धड़ाधड़ यहाँ पे क्या हो गई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई,
ठीक है, वो मरेंगी भी नहीं, उनका लाइफ स्पैन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है यहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो आई होप आपको हाइब्रिडोमा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, हमारे पास क्या आ गई, हाइब्रिडोमा सेल आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो आपने थोड़ा पीछे की कहानी जान ली, अब थोड़ा यहाँ पे थ्योरेटिकल आते हैं। थ्योरी हम देखते हैं, थोड़ी सी थ्योरी के साथ आपको समझ आएगा कि हम यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इसको कैसे प्रोड्यूस किया, देखो पहले हम क्या करते हैं, जैसे अब हम इसको एंटीबॉडीज को कैसे बना रहे हैं, पहले हमें देखो, अब हमें इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले तो हमारे पास एक ट्यूमर सेल होना चाहिए। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटीबॉडीज, जो हम एंटीबॉडीज बनाएंगे, या आप बोल सकते हो जो भी हमारे पास ये सेल्स हैं, ये सेल्स हमें चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करना है, फ्यूज करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर देखने वाले हैं कैसे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या करना है, पहले स्टेप में इम्यूनाइजेशन करनी है। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे कोई भी एनिमल ले लेते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल माइस ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसमें क्या किया, जैसे जो हमारा एंटीजन था, ठीक है, जो भी एंटीजन, जो भी उसमें अंदर बैक्टीरिया को या उसकी इम्यूनिटी को एक तरह से एक्टिव करेगा। ठीक है, एंटीजन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव कर देता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब इस एंटीजन को हमें क्या करना है, उस माइस के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, कैसे इंसर्ट करना है, यहाँ पे इम्यूनाइज करना है 2 से 3 टाइम, मतलब 2 से 3 बार उसको, जैसे मान लो कि आज आपने इसको जो आपका सब क्यूटेनियस से आपने इंजेक्शन के थ्रू क्या किया, माइस के अंदर एक बार क्या किया, एंटीजन को डाल दिया। ठीक है, जैसे अब उसको 2-3 दिन बाद क्या करना है, फिर से क्या करना है, एंटीजन को डाल देना है, इंड्यूस कर देना है सबक्यूटेनियसली। ऐसे आपको क्या करना है, 2-3 बार करना है। ठीक है, 2-3 दिन बाद छोड़ के उसको 2-3 बार क्या करना है, एंटीजन देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसका जो अब देखो हमने एंटीजन दिया है, अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हमें क्या करना है, कुछ टाइम बाद, जैसे आपको जब आपको लगेगा कि इस टाइम मतलब 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हमें क्या करना है, उसके जो सीरम है उसको कलेक्ट करना है थोड़ा सा, मतलब एक तरह से जो आप बोल सकते हो ब्लड को चेक करना है कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगी कि इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आप थोड़ा ब्लड विड्रॉ करोगे उसकी बॉडी से, और आपको चेक करना है कि इसमें एंटीबॉडीज बनी है नहीं बनी। ठीक है, देन अगर आपको लगेगा कि सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तब क्या करना है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि आफ्टर सेवरल वीक्स, यानी कुछ वीक्स हफ्ते बाद, हमें यहाँ पे सीरम को कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडीज आर ऑप्टिमल। ठीक है, तो हमारे पास जब एक हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास जो एंटीबॉडीज है वो एक ऑप्टिमल लेवल में आ चुकी है, ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में आ चुकी हैं, तब हमें उस एनिमल को सेक्रीफाइस करना है, यानी मार देना है। ठीक है, अब उस एनिमल को मार के हम क्या करते हैं, उसका स्प्लीन रिमूव करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्प्लीन में क्या है, एक तरह से इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके स्प्लीन से हम क्या करते हैं, वहाँ से जो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टेक्निक होती है। ठीक है, बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड स्प्लीन सेल्स आर सेपरेटेड, desired plasma cells are activated, B lymphocytes are separated through the density gradient centrifugation from a other स्प्लीन सेल। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्प्लीन सेल है, अब देखो हमें इसमें से क्या करना है, उस जो भी वो सेल्स बनी है, प्लाज्मा सेल्स जो बनी है, जो भी हमारे डिजायर्ड प्लाज्मा सेल्स हैं, ये डिजायर्ड प्लाज्मा सेल है, उसको रिमूव करना है स्प्लीन से। अब कैसे रिमूव करेंगे, हम क्या करते हैं, स्प्लीन जो सेल्स है उसको लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको वहाँ से हटा के, तो क्या करते हैं, हम एक सेंट्रीफ्यूजल में डालते हैं। अब ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज जो भी इसकी एक तरह से वेट के अकॉर्डिंग जो वो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तब वहाँ से हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन के मेथड से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, बी लिम्फोसाइट्स तो आ गए। ठीक है, जो हमारी मेन थी। अब हमें चाहिए एक तरह से अपना जो कैंसर कोजिंग सेल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं माइलोमा सेल्स बोलते हैं, अब हमें वो भी चाहिए, क्योंकि उनको हम फ्यूज करके बी लिम्फोसाइट्स के साथ क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं। ठीक है, अब ये माइलोमा सेल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये तो हमें कहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी कैंसर जो सेल्स होते हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक डर हमारे पास ये रहता है कि जब भी हम इन माइलोमा सेल्स को बी लिम्फोसाइट्स के साथ फ्यूज करते हैं, तो एक डर क्या होता है यहाँ पे कि डिसएडवांटेज होता है एक तरह का, कि जब ये माइलोमा सेल्स फ्यूज करते हैं बी लिम्फोसाइट से, तो हमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है, कहीं वो भी कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, कहीं वो भी एक तरह से कैंसर सेल ना बन जाए। तो ये इसको हम यहाँ पे रोकने के लिए क्या करते हैं, एक जीन होता है HGPRT जीन। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर प्रोडक्शन के लिए, कैंसर यानी कैंसर सेल को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इस जीन को इनहिबिट कर दें,
इसमें कुछ म्यूटेशन कर दे थ्रू म्यूटेशन, तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इस माइलोमा सेल्स के अंदर क्या करते हैं, इसमें जो म्यूटेशन करते हैं माइलोमा सेल्स के अंदर, कैसे जो ये जीन है इसको हम तरह से म्यूटेट कर देते हैं, इसको नॉन फंक्शन कर देते हैं, और ये जो सेल्स हैं ये किसी तरह की एंटीबॉडीज भी नहीं बना पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटीबॉडीज को, इस जीन को यहाँ पे इनिबिट कर रहे हैं थ्रू केमिकल, थ्रू रेडिएशन के थ्रू हम इसको इनिबिट कर रहे हैं। अब इस HGPRT की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपोजेंथिन ग्वेनोसिन फॉस्फोराइबोक्सी ट्रांसफरेज जीन, ठीक है। तो इस जीन को हम यहाँ पे इनिबिट कर देते हैं ताकि हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एक कार्सिनो में कन्वर्ट ना हो। अब हम क्या करते हैं, अब मेन फंक्शन आता है कि अब हमारे पास आ गया बी लिम्फोसाइट भी आ गया स्प्लीन सेल से, और ये ट्यूमर सेल भी आ गया। अब इन दोनों को फ्यूज करना है, ठीक है। अब फ्यूज जो सेल फ्यूजन कैसे होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स है आर मिक्स विद द HB, जो हमारे पास HGPRT डिफेक्टिव हाइब्रिडोमा जो माइलोमा सेल्स है उन फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफेक्ट कर दिया इसके अंदर, इस जीन के अंदर डिफेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, माइलोमा सेल बन गए, ठीक है। हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं PEG, यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसके साथ हम इसके थ्रू हम फ्यूज करते हैं। अब हम क्या कहोगे, जो हमारे पास हाइब्रिडोमा जो है, हाइब्रिडोमा हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स का। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिडोमा है उसको हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे सेल हाइब्रिडोमा ही आए, उसमें से कुछ सेल्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हम वो जैसे 2 मिनट रुको, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने हाइब्रिडोमा जो सेल बनाए हैं वो सारे 100% ही हाइब्रिडोमा सेल हों, उसमें से ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं हम, इसमें से सेलेक्ट करते हैं जो भी हमने बनाया है अभी, जो भी हमने फ्यूज सेल्स अपने अभी फ्यूजन किया है सेल्स का, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके हाइब्रिडोमस जो आपके ट्यूमर्स जो सेल्स हैं वो भी आपस में फ्यूज कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि जो आपके कुछ सेल ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्यूज ना किए हों, एज इट इज पड़े हों, टी लिम्फोसाइट्स जो आपके हैं, बी लिम्फोसाइट जो हैं, ट्यूमर सेल्स जो एज इट इज पड़े हों। तो इनको सबको रिमूव करने के लिए जो भी ऐसे सेल्स हैं जो जो बी लिम्फोसाइट्स फ्यूज हो गए हो या ट्यूमर सेल्स फ्यूज हो गए, तो इन सब सारे सेल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स का। कैसे करते हैं, हम यहाँ पे इनको यहाँ पे कल्चर करते हैं HAT मीडियम के अंदर। HAT मीडियम ऐसा मीडियम होता है, HAT मीडियम क्या होता है, यहाँ पे हाइपोजेंथिन अमीनो टेरिन थाइमिडीन, ठीक है। इसमें एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पर सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हम इसको HAT के मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे जहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइब्रिडोमा सेल्स ही हमारे पास आएंगे, और जो भी हमारे पास ये जो अनफ्यूज्ड बीटा लिम्फोसाइट्स है, बीटा लिम्फोसाइट्स आपस में फ्यूज हो गए हैं, ऐसे सेल्स जो थे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्लोली डिसअपेयर वहां से हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक तरह से हाइब्रिडोमा सेल्स एंड में आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्योरिफिकेशन। तो ये प्योरिफिकेशन भी इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अभी हम कैसे कर रहे हैं, एंड द हाइब्रिडोमा मस्ट बी स्क्रीन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ डिजायर्ड स्पेसिफिसिटी, यानी ऐसे एंटीबॉडीज का यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं जो हमारी डिजायर, जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग और प्योरिफिकेशन, और यहाँ पे उसको हम इम्यूनो प्योरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम कैसे सेपरेशन करते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एंटीजन फिक्स्ड विद द डेक्स्ट्रोन और एग्रोस बेड्स के साथ हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और जो बेड्स है इसको हम पैक कर देते हैं कॉलम के अंदर, और एंटीबॉडी सोल्यूशन इज पास थ्रू दिस कॉलम, एंड एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द एंटीजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विच इज रिमेन इन कॉलम, ठीक है। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होती है, ये आपकी कॉलम के अंदर रिमेन रह जाती है एज इट इज, ठीक है। देन सुटेबल वॉशिंग अलो कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब हमारे पास एक और होता है रेडियो इम्यूनो एसिड जिसको हम बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपका पर्टिकुलर एंटीबॉडीज है उसको लेबल करते हैं विद द फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल के साथ, एंड दीज लेबल एंटीबॉडीज एडेड इन द एंटीजन सस्पेंशन। उसके बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी फ्लोरेसेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको वॉश करेंगे, देन वॉश करने के बाद सच सेल्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर ड्यू टू देयर फ्लोरेसेंस थ्रू द फ्लोरेसेंस एक्टिविटी सेल सॉर्टेड, ठीक है। इसको हम FACS भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब देखो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस, तो देखो एक मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती है इसका बड़ा
इसमें एड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एड्स को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बी एम्प्लॉयड एज अ डायग्नोस्टिक रिएजेंट, बायोकेमिकल एनालिसिस और टूल्स ऑफ द डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ द डिसीज। तो अभी बायोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस, इन दिस देखो जो आपका एलिजा टेस्ट जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। RAI जो होता है रेडियो इम्यूनो ऐसे होता है। एलिजा यानी एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बिट ऐसे इसको हम बोलते हैं, आर यूज्ड एंड दीज एसे मेजर द सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एज अ, जो आपका इंसुलिन हो गया जिससे इंसुलिन डायबिटीज के लिए होता है, ह्यूमन जो आपका कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया, ठीक है, जिसको हम HCG भी बोल देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया जो प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। तो इनको हम यहाँ पे एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को यहाँ पे वेरियस तरह की जैसे बैक्टीरिया कोई वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो डिफरेंट इन्फेक्शन एजेंट्स बैक्टीरिया वायरस आर एनालाइज, जिसको हम इसको एनालाइज कर सकते हैं बाय द सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। एंटीजन जो होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, जो आपके गोनोरिया के जो एंटीजन होते हैं वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, उनका हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो कोई भी इन्फेक्शन है उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन पर्टिकुलर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन में हम इसका हेल्प कर सकते हैं। कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीजेंस आर उसको जो भी एंटीजेंस होते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। प्लाज्मा कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस जो है इस क्लोरेक्टल कैंसर, ठीक है। इसमें हम जैसे और भी आपके पास एग्जांपल में दिया हुआ है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो होती है, जैसे रेडियो लेबाइल जो होते हैं, रेडियो लेबाइल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज डायग्नोज द इमेजिंग। यहाँ पे हम इसको हम बोलते हैं इम्यूनो स्कैंटियोग्राफी, ठीक है। अगर इसको हम जो आपका ये आपका डायग्नोस्टिक इमेजिंग है इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉमन रेडियो एक्टिव यूज, इसको हम जैसे कॉमन रेडियो एक्टिव जो होते हैं जैसे आयोडीन जो 131 है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीटियम है 99 वो हम इस्तेमाल करते हैं। मायोकार्डियल जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको हम यहाँ पे एनालिसिस एग्जांपल यहाँ पे बेसिकली है, ठीक है। मायोसिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज करते हैं हम इसके लिए, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिक जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होती हैं वो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट फाइब्रिन जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट हम इसको एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं उनके हेल्प से। थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस जो होते हैं उसको हम यहाँ पे रेडियो लेबाइल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू एक तरह से अगेंस्ट एक्टिवेटेड कर सकते हैं प्लाज्मा सॉरी प्लेटलेट्स आर यूज, ठीक है। इसकी कुछ थेरेपेटिकल एप्लीकेशन भी है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उसका हम यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, जैसे आपका बाय डिस्ट्रॉइंग द डिफरेंट डिसीजेस कॉजिंग द ऑर्गेनिज्म मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है वायरल डिसीज जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, बैक्टीरियल इकोलाई हो गया, ठीक है, आपका हीमोफिलिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनियस हो गया, तो ये इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है उसको हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द एंटीजन प्रिवेंट द कार्सिनोजन सेल्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, जो आपका साइक्लोस्पोरिन है, प्रिडोनोसोलिन है, ये हम यूज करते हैं, मतलब यूज होता है आज मतलब एक तरह से, पर हम मतलब एक तरह से अगर हम आजकल के बारे में अगर बात करें, बट नाउ डेज T3 जो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम यूज करते हैं, ठीक है, सप्रेसिंग द इम्यून सेल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम एड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज टारगेट द प्रिफरेंशियल वायरल इन्फेक्शंस टी सेल्स। अगर हम बात करते हैं इन ड्रग डिलीवरी में, तो उसको यानी ड्रग डिलीवरी में कैसे हेल्प करते हैं, द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स अटैच विद द, देखो आपके पास क्या होती है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई, ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, कोई भी तरह की एंटीबॉडीज। अगर हम इस एंटीबॉडी के साथ कोई अपनी ड्रग को अटैच कर दें, अभी एंटीबॉडीज कहाँ जाएगी, जहाँ पे इसका एंटीजन होगा, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे बीमारी होगी वहीं पे जाएगी, तो वहाँ पे स्पेसिफिक उस ड्रग को डिलीवर करने के लिए हम यहाँ पे इस एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में आप और भी कुछ पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ इसके आर्टिकल्स होंगे गूगल पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स अटैच विद द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच डिलीवर द ड्रग डायरेक्टेड ऑन द इन्फेक्टिव सेल्स, जहाँ जो भी सेल्स इन्फेक्टेड है वहीं पे ये डिलीवर करती है अपने ड्रग को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटीन प्योरिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम प्रोटीन को प्योरीफाई भी कर सकते हैं।
जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं कैन यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अगेंस्ट विच इट वाज राइज्ड फॉर द इम्यूनो एफिनिटी मेथड इज यूज्ड। तो जैसे हमारे पास कोई काफी मल्टीपल प्रोटीन्स है तो हम इसमें एक प्रोटीन को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन प्योरीफाई भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीट होती है। सो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आप टेलीग्राम का जो लिंक है उसको क्लिक करोगे तो आपको नोट फॉर्म में PDF खुल जाएगी, ठीक है। उस PDF को डाउनलोड करो और आप वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।